आज हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में देखेंगे कि किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है और कौन सा आर्टिकल नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट्स का क्या रोल होता है, स्पीकर कैसे पार्टिसिपेट करता है नो कॉन्फिडेंस मोशन में। भारत रत्न अवार्ड के बारे में देखेंगे। कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व सीएम हैं, उनको अभी भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, जिन्होंने ओबीसी के लिए बहुत सारे आंदोलन किए और उनके लिए स्ट्रगल किया। तो ये अवार्ड हमारे द्वारा देखा जाएगा। अदर आर्टिकल लॉजिस्टिक एक इंडेक्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दी जाती है, तो इसको देखेंगे। तो पहले फ्रंट पेज के आर्टिकल देख लेते हैं। देखो, खेड़ा फ्लॉगिंग इज़ अ केस ऑफ पुलिस एट्रोसिटी। क्या हुआ रिसेंटली, गुजरात हाई कोर्ट ने क्या हुआ कि पुलिस ने चार पुलिस वालों ने कुछ मुस्लिम्स लोगों को खंबे से बांधकर पीटा था और उनकी वीडियो वायरल हो गई थी, जिससे क्या हुआ, हाई कोर्ट ने पुलिस वालों को 14 दिन की जेल दी थी और 2,000 रुपये जुर्माना लगाया था। मगर ये लोग 14 दिन की जेल से संतुष्ट नहीं थे, तो इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इनको डांट फटकार लगाई और कहा इस तरह की एक्टिविटी बिल्कुल अलाउ नहीं है। इन्होंने डीके बसु जजमेंट का हवाला दिया। डीके बसु जजमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीके बसु जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप पुलिस अपनी जो ऑर्डर है, जो अपनी लिमिट है, उससे बाहर जाती है तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर आएगा। सॉरी, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आएगा। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसेस इन्होंने की और इस तरह से एट्रोसिटी किसी पर करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये लॉ एंड ऑर्डर के सख्त खिलाफ है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी इनमें डांट लगाई है। आपको डीके बसु केस याद होना चाहिए, आप मेंस में इसको यूज कर सकते हैं पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड। जैसे हमने उस दिन पुलिस रिफॉर्म का आर्टिकल डिस्कस किया था एडिटोरियल डिस्कशन में, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे पुलिस रिफॉर्म आ सकती है, मगर डीके बसु केस बता सकता है कि आपकी लिमिट क्या है, किस तरह से आप पब्लिक को डील कीजिए। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल मालदीव से रिलेटेड है। देखो क्या हुआ है, चाइनीज़ वेसल मालदीव में पहुँच गया है। इसका वन ऑफ द रीज़न है कि इंडिया ने इस पर नाराज़गी तो जताई थी, मगर क्या हुआ, इसको बाद को इजाज़त दे दी थी क्योंकि चाइनीज़ वेसल वहाँ रिसर्च करने नहीं जा रहा है, केवल एक डे टू डे रूटीन है। इससे पहले श्रीलंका में भी ये क्राइसिस हमें देखने को मिला था, तो श्रीलंका ने 1 साल तक के लिए बैन लगा दिया था कोई भी रिसर्च वेसल इंडियन ओशियन में आने के लिए। तो मालदीव ने कहा है कि ये कोई रिसर्च वेसल नहीं है और इसमें जो है ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तो अभी थोड़ी शांति बनी हुई है, दोनों के बीच में व्यूज़ का आदान प्रदान हो गया है, तो इससे कोई भी अभी क्राइसिस नहीं हो रहा है। तो अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं भारत रत्न अवार्ड के बारे में। देखो, हम भारत रत्न अवार्ड जो है पूरा डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ आपको बताएंगे कि ये किससे रिलेटेड है और क्यों दिया जाता है। मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली क्या किया है, बिहार के पूर्व सीएम है कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को पोस्टोमसली, मतलब उनकी डेथ के बाद, उनकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद उन्हें हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है भारत रत्न। ठीक है, अब ये कर्पूरी ठाकुर को ये अवार्ड जो दिया गया है, इनके सिग्निफिकेंट एक्नॉलेजमेंट के लिए दिया गया है, जो इन्होंने पॉलिटिकल स्फेयर में कंट्रीब्यूट किया और सोशल रिफॉर्म किया। जैसे आप इनकी लाइफ देख लो, इनका जन्म जनवरी 1924 में हुआ था, तो इससे पता लगता है इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भी पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे फ्रीडम फाइटिंग की, ब्रिटिशर्स ने इन्होंने जेल में भी डाला, तो ये एक फ्रीडम फाइटर भी हैं जिन्होंने प्रोमिनेंट रोल निभाया अपनी फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, और इन्होंने डील किया बैकवर्ड क्लासेस से, कैसे बैकवर्ड क्लासेस को स्टीड फास्ट कमिटमेंट किया जा सकता है, उनको सोशल जस्टिस प्रोवाइड किया जा सकता है, ये सब चीज़ें इनके द्वारा की गई। ये बिहार के सीएम रहे 2 बार, पहली बार रहे 1970 से लेकर 71 तक और दूसरी बार 1977 टू 79 तक। ठीक है, एडवोकेसी ऑफ सोशल जस्टिस, ये जो थे, जो लोअर क्लास है, तो उनको चाहते थे कि उनको सोशल जस्टिस मिले। सोशल जस्टिस का मतलब है कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, और उनको इकोनॉमिकली जो वीक हैं, जिनको अभी तक सोसाइटी ने रिसोर्सेस नहीं दिए हैं, तो इकोनॉमिकली और सोशली उन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किए। चीफ मिनिस्टर रहते हुए इन्होंने बहुत सारे प्रोग्रेसिव पॉलिसी बनाई जो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अपलिफ्टमेंट के लिए थी। ठीक है, लीगेसी क्या है कर्पूरी ठाकुर की? अब लीगेसी यही है कि कोई भी
लोअर क्लास है उसको इक्वलिटी मिलना चाहिए और जस्टिस मिलना चाहिए। जैसे क्या होता है, हमारे पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियन हैं वो अक्सर भूल जाते हैं कि हम नेता इसलिए बनाए गए हैं जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको न्याय दिला सकें, मगर ऐसा नहीं हो पाता है। तो इनका कहना है कि इक्वलिटी होना चाहिए और सोशल जस्टिस उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए और सोशल पॉलिटिकल फैब्रिक बना रहना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था कर्पूरी ठाकुर का। अब हम बेसिक डिटेल देख लेते हैं जो हमारी यूपीएससी में ज़रूर पूछी जाएगी भारत रत्न अवार्ड के बारे में, और क्वेश्चन देखेंगे भारत रत्न अवार्ड किस तरह से किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, पहली चीज, ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये आप जरूर जान लो। इसे स्टेबलाइज किया गया था आज़ादी के बाद 1954 में। ये रिमार्केबल सर्विस, मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया हो किसी भी फील्ड में, एनी स्पेयर, अगर आपने ह्यूमन एंडीवर किया है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन लाए हैं और इक्वलिटी को प्रमोट किया है इक्वलिटी को प्रमोट किया है, तो इस फील्ड में ये आपको दिया जाता है। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर इस केस में क्या है, सजेस्ट करता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है, मगर प्राइम मिनिस्टर इसमें सजेस्ट करता है। ये एक कन्वेंशन है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, आप बस ऐसे ही याद रख सकते हैं। मैक्सिमम 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं एक साल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे जरूर याद रखना। मैक्सिमम 3 भारत रत्न अवार्ड दिए जा सकते हैं एक साल में, और इसमें क्या होता है, एक सनद दी जाती है और कोई भी मॉनेटरी ग्रांट नहीं दी जाती, मतलब कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आएगा अभी आगे। ठीक है, और भारत रत्न आप सफिक्स और प्रीफिक्स में नाम नहीं लगा सकते, जैसे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। आर्टिकल 18 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी उपाधि को यूज करने से मना करता है जो इस तरह की उपाधि हैं। ठीक है, अब आगे क्या बताया गया है, नो फॉर्मल रिक्वायरमेंट दैट भारत रत्न बी ग्रांटेड सोनली टू इंडियन नेशनल। ऐसा नहीं है कि केवल इंडियन नेशनल को दिया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नेचुरलाइज इंडियन सिटीजन है, जो नेचुरलाइजेशन से इंडियन सिटीजन बने हैं, जैसे वोजाक्सिया, इनको मिला है, मदर ट्रेसा को मिला है। ठीक है, और जो नॉन इंडियन है, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, और नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखने की हैं। भारत रत्न स्पेसिफिकेशन क्या होता है, आप भारत रत्न के स्पेसिफिकेशन से पहले आप ये चीज़ देख लो, भारत रत्न ऐसे पाम की लीफ की तरह होता है। पहली चीज़, भारत रत्न लिखा होता है एक साइड और सूर्य बना होता है, दूसरी साइड अशोक की लाट होती है और सत्यमेव जयते लिखा होता है। आपको बताना है सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, आप सत्यमेव जयते बताइए कि कौन से उपनिषद से लिया गया। तो ये भारत रत्न के स्पेसिफिकेशन बताए गए हैं कि गोल्ड की मेडल बना, गोल्ड का मेडल होता है, ये सर्कुलर होता है, और भारत रत्न इनग्रेव होता है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा होता है। देवनागरी स्क्रिप्ट कौन सी होती है, हमारी हिंदी जो बोलते हैं हम उसी को देवनागरी स्क्रिप्ट कहते हैं। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया प्लेटिनम और सत्यमेव जयते लिखा होता है देवनागरी स्क्रिप्ट में। ठीक है, ये जो मिंट किया जाता है, बनाया जाता है अलीपुर मिंट इन कोलकाता में बनाया जाता है। इसके अलावा वहाँ पर पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन देख लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको करेक्ट बताना है, क्या भारत रत्न अवार्डीज आर गिवन ए पीपल लीव शेप मेडल एंड सर्टिफिकेट। अभी मैंने आपको बताया कि पीपल की लीफ की तरह होता है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेसिडेंट चूजेज नॉट मोर देन 3 पीपल एज भारत रत्न अवार्ड एंड पर्टिकुलर एरिया, ये भी ठीक हो गया। तो 2 आपके ठीक हो गए, तो सी बिल्कुल सही हो गया और ये भी अभी सही है, ये दोनों कट गए। अभी देखते हैं 2 सही है। 10 लाख ईच ऑफ भारत रत्न, मतलब मॉनेटरी वैल्यू दी जाती, मैंने आपको बताया मॉनेटरी वैल्यू नहीं दी जाती, तो तीसरा गलत हो गया, तो हमारा सी आंसर हो गया, तो आपको आंसर सी मिलेगा इसका देखने को। ठीक है, अगला आर्टिकल, मतलब अगला क्वेश्चन क्या है, नॉट भारत रत्न अवार्डी हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट भारत रत्न, किसको अभी तक भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया। एक राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, याद रखना आप। ठीक है, महात्मा गांधी को भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया। तो ये देखो, ये लीफ की तरह है हमारी। ठीक है, गोल्ड का बना है, भारत रत्न लिखा है, अशोक की लाट है, सत्यमेव जयते लिखा है। आपको मुझे बताना है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ठीक है, कौन से उपनिषद से लिया गया है, ये आपका देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब अगला आर्टिकल जो हमारा रिलेटेड है नो कॉन्फिडेंस मोशन से है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से रिलेट करता है और किस तरह आता है। देखो पहले आप बेसिक समझ लो क्या होता है। कोई भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस में रहती है। ठीक है,
आपको इस तरह से पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आपकी सीटें 50% से ज़्यादा हैं, आप 50% से ज़्यादा सीटें जीत चुके हैं, तो आपकी पार्टी ने गवर्नमेंट बना ली है और आपके पास एबिलिटी है कि आप कॉन्फिडेंस रखते हैं। मगर क्या होता है, अपोजिशन क्या करती है, अक्सर गवर्नमेंट को ये जताने के लिए कि आपका कॉन्फिडेंस गिर रहा है और आप जो है पब्लिक के वेलफेयर में काम नहीं कर रहे हैं, तो कभी कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आती। नो कॉन्फिडेंस मोशन ऐसा नहीं है कि तभी लाया जाता है जब पार्टी गिरने वाली होती है, गलत। अभी कांग्रेस ने बीजेपी के शासनकाल में 2 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई है। ये इसलिए लाया जाता है कि पब्लिक को ये जताया जाता है कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक वेलफेयर के फेवर में वर्क नहीं कर रही है और गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से वर्क करना है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ जान लो कि पहली बात, नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वर्ड यूज नहीं हुआ कहीं भी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तो 50 मेंबर मतलब 50 एमपी को पार्टिसिपेट करना होता है। 50 एमपी अगर कहते हैं कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में हैं तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा एक कॉन्टिन्यू चैम्बर है, कभी भी ये डिसॉल्व नहीं होता है राज्यसभा। आप याद रखना, लोकसभा डिसॉल्व होता है हर 5 साल में। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का ये खेल है। देखो यहाँ यही चीज बताई गई है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ द डे क्या है, रिजाइन दे देती है और नो कॉन्फिडेंस कैन ओनली मूव। ये देखो मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा में ही केवल आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में ये बताया गया है कि रूल बाय स्पेसिफाइंग दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ऑफ लोकसभा। मतलब केवल ये वर्ड यूज हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा के लिए। अगर काम करेंगे तो एक साथ करेंगे और अगर रिजाइन देंगे तो सारे एक साथ दे देंगे, ठीक है, स्विम टुगेदर, ये सही है। और रूल नंबर 198 रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा में बताया गया है कि रिगार्डिंग द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब देखो रूल में नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन वर्ड यूज हुआ है, मगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन वर्ड यूज नहीं हुआ है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन नीड नॉट सेट एनी ग्राउंड विच इज बेस्ड। मतलब क्या है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रही है, तो आपको जरूरत नहीं है किस रीजन पे ला रहे हैं, किस ग्राउंड पे ला रहे हैं, और अगर ग्राउंड पे ला भी रहे हैं तब भी उसको यूज नहीं होगा। डू नॉट पार्ट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। तो यहां पर 2-3 इंपॉर्टेंट चीज थी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज नहीं हुआ है। रूल 198 क्या कहता है, अगर कोई ग्राउंड है तो उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, अगर है भी तब भी उसको सेट नहीं किया जाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन में। अब प्रोसेस क्या है, अब हाउस एक्सप्रेस करता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, स्पीकर एग्जामाइन करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन को और क्या करते हैं, लीव देते हैं। अगर स्पीकर को लगता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए तो मेंबर को लीव दी जाती है और कितने लोग फेवर में ये देखा जाता है। अगर 50 लोग फेवर में, 50 एमपी फेवर में लगते हैं स्पीकर को, तो स्पीकर के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है लीव इज ग्रांटेड बाय द हाउस, लीव दे दी जाती है। अब मोशन पर चर्चा होती है 10 दिन तक, ठीक है, डिस्कशन विद इन 10 डे, मतलब 10 दिन तक नहीं, सॉरी 10 दिन के अंदर चर्चा होती है कि नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, या फिर इसमें क्या प्रॉस हैं या कॉन्स हैं, गवर्नमेंट को अपोजिशन क्या कहना चाह रहा। अब देखो इंप्लीकेशन क्या होते हैं नो कॉन्फिडेंस, पॉलिटिकल वैक्यूम आ जाता है। अब भाई नो कॉन्फिडेंस आ गया मोशन, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रिजिग्नेशन दे दिया, तो क्या है, पॉलिटिकल वैक्यूम आ जाता है। इस पॉलिटिकल वैक्यूम से क्या होता है, कंट्री में मे बी मतलब स्टेबलाइजेशन खत्म हो जाए और जो है अराजकता आ जाए, मगर ऐसा होता नहीं है। क्या होती है, गवर्नमेंट पुलिस के साथ मिलकर काम करती रहती है, मगर एक बात है कि पॉलिटिकल वैक्यूम तो आ ही जाता है, वर्किंग रुक ही जाती है, बिल पास होना बंद हो जाते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन भी स्लो हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस क्या है, अब क्या है कि कंफ्यूजन हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर और पॉलिसी अनसर्टेनिटी हो जाती है। आपको पता ही है, जब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा तो सरकारी विभाग में अनसर्टेनिटी पैदा हो जाएगी ना, पार्लियामेंट्री इफिशियंसी तो डाउन हो जाएगी। अब भाई आपने 456 घंटे नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा की तो पार्लियामेंट्री इफिशियंसी तो गिर गई, लोगों के रिसोर्सेज बर्बाद हुए, टैक्स के जो रिसोर्सेज प्राप्त हुए, लोगों ने जो टैक्स दिया वो रिसोर्सेज, बर्डन ऑफ एक्सचेकर। भाई कोई भी पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रूव नहीं कर पाई तो एक्सचेकर पर बर्डन पड़ता है। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, 3rd लोकसभा में आया था, आपको याद रखना है।
फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन थर्ड लोकसभा में आया था। अब तक 26 नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुके हैं, 25 नेगेटेड हुए हैं, मतलब 25 में कोई फायदा नहीं निकला। 1 नो कॉन्फिडेंस मोशन सक्सेसफुल हुआ है 1979 में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक, आगे क्या बताया, रिकॉर्ड हाईएस्ट इन प्रिविलेंस इन अपॉर्चुनिटी चैलेंज गवर्नमेंट एंड सेम टाइम स्टेबिलिटी इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, मतलब बहुत ज़्यादा ये अपॉर्चुनिटी आती है और चैलेंज किया जाता है, मगर डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये सब होता रहता है। अब क्या है लीड्स के बारे में देखो, पहले हम जान लेते हैं लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, आप उसको जान लो। वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसका नाम है लॉजिस्टिक, आगे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, हाँ LPI, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स उसका नाम है। ये 2018 से पब्लिश की जा रही है। अब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की तर्ज पर लीड्स रिपोर्ट निकाली, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट 2022। इसमें क्या है, स्टेट की लॉजिस्टिक प्रोसेस देखिए। देखो लॉजिस्टिक क्या होता है, आप देखते हैं कोई भी रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये लॉजिस्टिक का पार्ट है कि किस तरह से कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है, अगर विदेश में कहीं भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है, जो लॉजिस्टिक चैलेंजेस हैं वो हम कम कर पाए हैं क्या? उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, रामू ने ये प्रोडक्ट बनाया, ये बिस्किट बनाया, अब रामू को ये एक्सपोर्ट करना, अब रामू टेंशन में यार, इसको इस रोड से भेजूंगा तो इतना रोड खराब है, इतने घंटे मेरे बर्बाद हो जाएंगे, इतने टोल प्लाजा आएंगे, इतना टाइम मेरा जाएगा। तो इस तरह के चैलेंजेस को लॉजिस्टिक चैलेंजेस कहते हैं, कि ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कम रेवेन्यू में दूर तक जा सकें। और ये कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा हमेशा की जाती है कि किस तरह से लॉजिस्टिक चैलेंजेस को कम किया जा सके और हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। तो मैंने यहाँ पर दो चीज बता दी, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट, लीड्स रिपोर्ट पब्लिश की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से 2018 से पब्लिश कर रही है। मेन क्या है, ये 5th रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये 5th एडिशन है लीड्स का। इसमें स्टेट और यूटी को रैंकिंग दी जाती है, कौन स्टेट कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसी सर्विसेज दी जा रही हैं, कैसे रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, डिजिटल रिफॉर्म क्या लाए गए हैं, जैसे PM गति शक्ति लाया गया, लॉजिस्टिक डेटा बैंक बनाया गया है, लॉजिस्टिक इंटरफेयर परफॉर्मेंस बनाया गया, प्लेटफॉर्म बनाया गया, GST के रिलेटेड चीज़ें लाई गई। तो इससे क्या होगा कि हमारे लॉजिस्टिक चैलेंजेस कम हो जाएंगे। तो यही चीज़ें सब बताई गई हैं इस पूरे आर्टिकल में। अब लास्ट में इन्होंने लीड के बारे में बताया कि 2018 में ये लागू हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें लॉजिस्टिक चैलेंजेस को कम करना है और कैसे फिजिकल एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। ओरिजिन कैसे हुआ, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक ने 2018 से स्टार्ट की थी, इसी की तर्ज पर लीड चालू हुई। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, 18 स्टेट में इसमें रैंकिंग दी जाती है। अब देखो इन्होंने कहा है 36 स्टेट, मतलब सभी स्टेट और यूटी में रैंकिंग दी जाती है। अब 3 कैटेगरी होती हैं, ये याद रख सकते हैं, अचीवर, फास्ट मूवर, एस्पायरर। अचीवर जो वो होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जैसे कोस्टल स्टेट में आंध्र प्रदेश, लैंडलॉक में हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट में आसाम और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़। फास्ट मूवर वो लोग होते हैं जिन्होंने अभी मूव बहुत फास्ट कर रहे हैं और वो अचीवर की कैटेगरी में नहीं आए हैं, जैसे केरला, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार। एस्पायर वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, गोवा, बिहार, मणिपुर, दमन एंड दीव। तो इस तरह से हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया, बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू वेरी मच।